परसों शादी हुई है रितेश। हेलो। किससे बात कर रही हूँ? हो गया। लिख लो उधर। किससे बात? इसमें नहीं। ये साफ करी है।
अब स्टार्ट होगी सर मीटिंग। Good afternoon, everybody, and thank you for joining. अगर आप किसी और पेरेंट को जानते हो ना जिसको ऑटिज्म, एडीडी, एडीएचडी है, तो एक मैसेज भेज सकते हो उनको भी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी। ठीक है। एंड पर्पस इस वेबिनार का बहुत सिंपल है। बहुत सारे लिटरेचर में अब कुछ और चीजें भी ऑटिज्म, एडीडी, एडीएचडी वगैरह की आ रही है साइंटिफिकली कि वो चीजें ठीक करने से चिल्ड्रन कैन फील बेटर। एंड देयरफॉर आई थॉट कि आज एक एजुकेशन के रीजन से एक बारी आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि बेसिकली हम ऑटिज्म को कैसे देखते हैं और आपको और क्या क्या आप देख सकते हो टू सी कि आपका बच्चा कितना बेटर फील कर सकता है। ठीक है। हिंदी में करूंगी मैं ये वेबिनार, मेजॉरिटी पहले ही बता रखा था मैंने, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए एंड यू नो वी आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप लोग एक बार ही मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने कौन सी सिटी से ये वेबिनार ज्वाइन किया है। थोड़ा जल्दी लिखेंगे क्योंकि 1 घंटा दूंगी मैं, उसमें जितना ज्यादा मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं उतना अच्छा है। डॉक्टर प्रतिभा, वेलकम। ग्रेट। नित्या, हेलो। ओके, यस एवरीबडी प्लीज। हेलो मिस्टर रवि, पंकज, अंजलि फ्रॉम गुजरात, अश्विनी जम्मू, अनु फ्रॉम गुरुग्राम, great. Prachi from Delhi, okay. Kolkata, Hamburg, Bangalore, Varanasi, वेरी नाइस। आपने कुछ सीखने के लिए ज्वाइन किया है तो नंबर 1 दे दो मुझे मैसेज में। और अगर आपके घर में कोई लव्ड वन है जिसको ऑटिज्म, एडीडी, एडीएचडी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो 2 दे दो। परफेक्ट। जिन्होंने भी मुझे 2 दिया है ना, वो प्लीज अपने फोन पे 2 मिनट लगाओ और इस मैसेज को शेयर कर दो विद एनी अदर पेरेंट यू नो जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जस्ट लेट्स टेक 2 minutes एंड शेयर इट विद मोर पीपल। परफेक्ट। एंड बाकी जो यहाँ पर है प्लीज अपनी स्टोरी या जो भी अभी सिम्टम्स हैं या जो भी प्रॉब्लम आप जूझ रहे हो जिसको आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, वो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, नो लैंग्वेज। और बताओ। एग्रेसिव बिहेवियर, सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, नो डेवलपमेंट इन लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्पीच डिले, sleep issues, regression in development, solution for ADHD, no speech, no language. Okay.
He's unable to talk, having sleep issues, getting very hyper, spitting, biting, speech delay. 3.5 years, no word, no language. Okay. बिफोर आई स्टार्ट, एक लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक आप क्या क्या ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं और आपको किस चीज में इंप्रूवमेंट मिला है ना? क्या क्या ट्राई कर चुके हैं ट्रीटमेंट? 6 years, ओके. स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लास्ट 18 ईयर्स से थेरेपी चल रही है. स्पीच थेरेपी एंड एल कार्निटिन मेडिसिन, ओके. स्पीच थेरेपी, ओटी स्पीच थेरेपी. अच्छा, नित्या ने स्टेम सेल्स, आयुर्वेदा, फंक्शनल मेडिसिन गेव गुड इंप्रूवमेंट्स. थैंक यू नित्या फॉर बीइंग हियर. स्पीच इन स्पेशल एजुकेशन, 6 years old. ब्रेन बूस्टर, ऑल थेरेपीज. नवदीप जी, व्हेन यू से ऑल थेरेपीज तो थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्या थेरेपीज? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ओके. स्वप्ना, वेरी नाइस. फीलिंग अ स्लाइट डिफरेंस, कि आप लोगों ने क्या क्या किया है ताकि बाकी पेरेंट्स यहाँ पर हैं वो भी डिसीजन ले पाए कि डू दे वांट टू ट्राई इट, है ना? नव नवीद जेडी, आप कहाँ पे रहते हैं? ग्रेट. सविता, आयुर्वेदा फिक्स सम गट इश्यूज लाइक कॉन्स्टिपेशन. ये बहुत कॉमन चीज है कि हम देखते हैं कि इन बच्चों में गट के कुछ कुछ इश्यूज रहते ही हैं, पर समहाउ वो इग्नोर हो जाते हैं या उन पे कोई खास काम करता नहीं है. स्पीच, ओटी, एबीए थेरेपी, ओके. होम्योपैथी मेडिसिन, ठीक है. परफेक्ट. तो आज ना मैं एक नया तरीका दिखाने वाली हूं आपको. नया तरीका का मतलब है एक अलग टाइप ऑफ साइंस, है ना? आ, जो कि ये नहीं बोल रही है कि आप जो कर रहे हो वो मत करो, पर ये बोलना चाह रही है कि जो आप कर रहे हो उसके अलावा भी आप कुछ और कर सकते हो. अगर आपको पूरा सोल्यूशन उतना नहीं मिला है या आप कुछ और करना चाह रहे हो तो. आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस बोल दो. I didn't realize that doing a full webinar in Hindi is so difficult because I don't know, I think we are used to Hindi and English mix, ठीक है? बट ठीक है जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. एंड मैं आपके साथ 5 बजे तक बात करूंगी. आपके अगर कुछ सवाल रह गए तो डोंट वरी. अगर मेरे पास ज्यादा सवाल आएंगे तो मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा से उन क्वेश्चंस के आंसर लेके आपके पास आऊंगी, ठीक है? पर एक बार देखते हैं कि यार हम इन बच्चों के लिए साइंस क्या कह रही है कि और हो क्या सकता है. कोई भी क्वेश्चन होगा बीच में तो आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगी एंड में. अपने ऑडियोज चेक कर लो. एंड टीम में से कोई जना प्लीज कीप एडमिटिंग पीपल जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये सारे नाम देख लो आप, ये सब वो लोग हैं जिनको कि ऑटिज्म, एडीएचडी या एडीडी था. चार्ल्स डार्विन, लियोनार्डो डा विंसी, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल गेट्स, स्टीवन स्पेलबर्ग, बॉबी फिशर, जेरी सेनफील्ड, सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये किसी भी तरह से ये नहीं बोल रहा है कि आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा. इनफैक्ट चांसेस कि आपका बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होगा वो ज्यादा है ना? Because see, so many popular people had these problems. पर तो ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी, लर्निंग डिसऑर्डर्स, सब कुछ. तो
जो लोग यहाँ पे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, बस मैं 30 सेकेंड्स लूंगी अपने बारे में बताने में, क्योंकि आज ये पर्पस ही नहीं है। मैं इस लाइन में इसलिए आई बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सेंटर में डायबिटीज था और ये सारी बीमारियां थी, ठीक है। एंड मुझे समझ में आया कि मेरे लिए कन्वेंशनल मेडिसिन समहाउ असर करना बंद हो चुकी थी। एंड ढूंढते ढूंढते जब मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी तो आई केम टू नो कि फंक्शनल मेडिसिन शायद मेरी हेल्प कर सकता है। एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी खत्म हो चुकी हैं टू अ लार्ज 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 एक्सटेंट। 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। मैं 1989 बैच अमृतसर मेडिकल कॉलेज से हूँ। मैंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ एंटी एजिंग मेडिसिन से अपना फंक्शनल मेडिसिन किया है। एंड आई एम एन MBA फ्रॉम IIM लखनऊ एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल मेडिसिन। और जो मैं अब कर रही हूँ बस पैशन के लिए कर रही हूँ, आई थिंक बाकी सब तो हो चुका है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ऑटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं इसकी उनको जल्दी कैच देम अर्ली। जितनी जल्दी हमें पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है उतनी रिकवरी फास्टर होगी, ठीक है जी। अब कैच देम अर्ली में मुझे लगता है वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को है या वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को नॉलेज है उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ताकि वो लोग यू नो कुछ कुछ शेयर करते रहें अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में, जनरली शेयर करते रहें। अपने बच्चे की जरूरी नहीं है बात शेयर करें, ताकि लोग इसकी बात करें। अब बात करना जरूरी क्यों है, आपको पता है अभी जो रीसेंट डेटा आ रहा है वो कह रहा है कि 1 in 45 बॉयज एंड 1 in 56 गर्ल्स, एंड ये डेटा बदलता जा रहा है, पर रफ आइडिया ये दे रहा है कि कहाँ 5,000 में से एक बच्चे को ये होता था 50 साल पहले, पर आज 50 में से एक बच्चे को ये हो रहा है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा स्पीड से ये हो रहा है। दिस इज द रीजन कि हमको इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और बात भी करनी है। कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, छोटा जब बच्चा हो, कि एक्सीलरेटेड ग्रोथ ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस बहुत जल्दी से तो नहीं बढ़ने लग गया। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करना चाह रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स बुला रहे हैं बट वो उनके बुलाने पे जवाब नहीं दे रहा, हंस नहीं रहा, बातें नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आसपास उसको कोई सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट नहीं रह रहा या वो रोता जा रहा है, राइट। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दी डॉक्टर्स एंड हेल्थ कोचेस जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग भी मुझे बहुत एनर्जी देते हो, थैंक यू वेरी मच। कॉन्टिन्यूसली रोता तो नहीं जा रहा, पहले तो बिल्कुल ठीक था, पर आजकल आप एक पैटर्न देख रहे हो कि बहुत रोता जा रहा है। फिजिकली थोड़ा वीक सा लग रहा है, वॉकिंग देर से शुरू की है, क्रॉलिंग देर से शुरू की है, सेंसरी सेंसिटिविटी है, पेरेंट्स जैसी कुछ टच करते हैं तो पीछे को मुंह हटा लेता है, यू नो ऐसे करके बॉडी पीछे को करता है। हिस्ट्री कि ब्रेस्ट फीड कम हुआ है, बॉटल फीड ज्यादा हुआ है, सॉलिड फूड्स नहीं खाना चाह रहा है बच्चा काफी। देखो 6 मंथ्स में हम वीनिंग शुरू कर लेते हैं, अगर बच्चा सिर्फ दूध की तरफ ही जा रहा है, सॉलिड फूड्स पे बस नो कर रहा है, टच नहीं करने दे रहा है, ये काफी इनिशियल साइंस हैं बताने के लिए कि वी शुड गो टू अ कंसल्ट समबडी जो कि हमें इस लेवल पे हेल्प कर सकता है। स्पीच भी हमें बहुत गाइड कर सकती है कि हमारा बच्चा कहीं ऑटिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा है। स्लो और नो रिस्पॉन्स टू नेम बीइंग कॉल्ड, जनरली आप देखोगे पेरेंट्स आप तो आके हिस्ट्री देते हैं मुझे कि कुछ महीनों से ना हम आवाज देते थे तो ये जवाब नहीं दे रहा था, है ना। डिलेड और एब्सेंस ऑफ जेस्चर्स लाइक पॉइंटिंग वगैरह, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिंगल वर्ड्स बोल रहा है बच्चा, रिपीट कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है बहुत दिनों बाद वो उसी वर्ड को रिपीट करी जा रहा है, पेरेंट ने कुछ बोला वो उसको आगे रिपीट कर रहा है, विच इज कॉल्ड इकोलेलिया, है ना। तो ये जो चीजें हैं हमें टेंशन देनी है बिकॉज दिस कुड ऑल्सो बी इंडिकेटिंग कि कुछ हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 3 जगहों पे हम बांट सकते हैं ऑटिज्म के सिम्टम्स को। पहला, सोशलाइज बच्चा सडनली कम करने लग जाता है, इंटरेक्शन नहीं करना चाहता और अलग अलग रहता है। आप एक कमरे में बिठाओगे उसको, वो कोने में जाके अलग से बैठ के अपनी किताब पेंसिल लेके कुछ कर रहा होगा। कम्युनिकेशन कम हो जाती है, नॉन वर्बल स्पेशली, बोलना तो चलो शुरू नहीं किया बट
उससे पहले भी ना वो वर्बली भी आपको आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता, आपको टच नहीं करने देता, आप बोलते हो आपकी तरफ टर्न नहीं करता है, रिलेशनशिप्स में वो रिलेशंस नहीं बनाता, दूर दूर रहता है, टच वगैरह उसको पसंद नहीं है ज्यादा। एडीएचडी में भी आप देखोगे कि पेशेंट फोकस नहीं कर पाता ज्यादा, ब्रेन थोड़ा इन्फ्लेम्ड होता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फटाफट अभी कुछ कर रहा था अब कुछ आपको और कर रहा है ना। एंजाइटी बहुत होती है इन बच्चों में, एंड लर्निंग बिहेवियर बहुत टिपिकल एजिटेटेड, एंड इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जनरली इन पेशेंट्स में एडीएचडी के साथ आपको एपिलेप्सी हो गया, गट की प्रॉब्लम्स हो गई, स्लीप की प्रॉब्लम्स हो गई। अभी मैंने देखा चैट में बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला स्लीप का इश्यू है ना, क्योंकि इन बच्चों में होता है, खाना नहीं खाएंगे, सब कुछ बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव खाना रखते हैं, इनके खाने को बदलने में पेरेंट्स को बहुत 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 ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, इनको बैलेंस्ड खाना देना इन बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है। लर्निंग में भी ये जो चीज अच्छी करेंगे वो अच्छी करेंगे, पर जो नहीं करेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज की तरह कुछ चीजें इनको करनी ही है, ठीक है। तो ये देखने के बाद ये चीज बड़ी समझने की जरूरत है कि क्या सिर्फ जीन्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होएगी कोई ना कोई। आप में से कितने लोग यहाँ सोचते हो कि ये जेनेटिक ही है? प्लीज चैट जीपीटी में, क्या ये सिर्फ जेनेटिक है या क्या और भी रीजंस हो सकते हैं? बिल्कुल सविता, ल्यूकोवरिन बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है अगर चेकिंग करके दिया जाए। एंड बाकी सप्लीमेंट्स की भी मैं बात करूंगी, क्योंकि अब तो कन्वेंशनल मेडिसिन यानी कि एलोपैथी जर्नल्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमें करना है। नॉट श्योर, थैंक यू। सो जीन्स का रोल है, पर ये सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई भी यहाँ पेरेंट है जो इस गिल्ट में है कि जेनेटिकली मेरे बच्चे को ये हो गया बिकॉज ऑफ मी, आई थिंक वो गिल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, लाइफस्टाइल ने इम्पैक्ट किया, हमारी और हेल्थ कंडीशंस ने इम्पैक्ट किया, हमारे गट माइक्रोबायोम ने इम्पैक्ट किया, तो वो डेफिनेटली हो सकता है, बट वी विल सी हम उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ होल बॉडी डिसऑर्डर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जेनेटिक प्रॉब्लम है ब्रेन की, नो। हमारी बॉडी में, हमारे गट में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या हो रहा है उस हिसाब से बॉडी उसको ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, ये सिचुएशन अराइज होती है। तो इट इज नॉट ओनली जेनेटिक, ये होल बॉडी डिसऑर्डर है। और आज जितने भी लोगों ने ये वेबिनार ज्वाइन किया है, 35-40 लोग, ठीक है, आप ना ये एक स्लाइड अगर समझ लोगे तो आप बहुत कुछ और कर पाओगे जो अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा करने का। शायद आपको किसी ने बताया है कि आपको करना है, पर यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट, है ना। तो वो क्या क्या है, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। कई बच्चों में ट्रिगर हो जाता है वैक्सीनेशन के बाद, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन इसका कारण है। मैं बोलती हूँ वैक्सीनेशन सिर्फ इसका ओनली कारण नहीं है, पर हाँ, जिस बच्चे में टेंडेंसी ऑलरेडी ज्यादा थी, वैक्सीनेशन एक ट्रिगर बन जाता है कुछ बच्चों में, ठीक है। तो अगर हम बच्चे को पहले ही ध्यान से देखें और उसकी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें, तो वैक्सीनेशन ट्रिगर नहीं भी बनेगा, राइट। टॉक्सिसिटी, अब ये टॉक्सिसिटी इतना 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 बड़ा रीजन है ना, एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी एंड जो फूड में हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं, दोनों चीजें। तो अगर मेरे पास कोई ऑटिज्म का पेशेंट आता है, सबसे पहली चीज जो मैं उनसे पूछती हूँ इज, क्या आप इन दोनों टॉक्सिन्स पे काम करने को रेडी हो, जितना भी एफर्ट लगेगा। रीजन बीइंग, अगर इस पे रेडी नहीं हो तो आप ऊपर जितनी मर्जी थेरेपीज करा लो, जितने मर्जी सप्लीमेंट्स दे लो, स्टेम सेल जो भी, अगर आपकी बॉडी तैयार नहीं है तो आपको असर नहीं मिलेगा, है ना। अनफॉर्चुनेटली मकान बनाने के लिए नींव सॉलिड रखनी ही पड़ती है, जबकि वो बहुत इरिटेटिंग होता है, घर ही नहीं बन रहा होता, नींव में ही इतना टाइम लग रहा होता है। पर कोई भी आपने बिल्डिंग देखी है जो बिना नींव बनाए बन जाती है? चैट बॉक्स में यस और नो।
नींव के बिना ही आपकी बिल्डिंग बन जाती है, नहीं बनती है ना? हेलो, एक सेकेंड, हाँ मेरा फोन बाहर ले जाओ, सॉरी। तो नहीं बनती है ना, वैसे ही जब तक हम बॉडी को क्लीन नहीं करते हैं तब तक नहीं बनती है, ठीक है? आप यहाँ बैठ के सुनो, इधर बैठ जाओ, मेरा फोन अपने पास रखो, मैं एक्चुअली कैसे यहीं बैठ जाओ, दरवाजा खोल लो। देन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर वही मार्जिनल, कुछ परसेंटेज, ठीक है? फॉल्टी मिथिलेशन सल्फेशन, अभी ल्यूकोवेरिन का मेरे से किसी ने पूछा, बिल्कुल, क्योंकि फॉल्टी मिथिलेशन होना या सल्फेशन होना बॉडी को टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कराने देता, बॉडी के पूरे फंक्शनिंग और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को भी इंपैक्ट करता है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन कम होती है, डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होती है, लीकी गट हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होती है ना जी? तो दिस वन थिंग जो कि ल्यूकोवेरिन बहुत इंपैक्ट कर सकता है, वो ये चारों चीजें सही कर देता है। दूसरी तरफ टॉक्सिसिटी में बहुत सारा डेटा है कि मर्करी बहुत रोल प्ले करती है, एंड बहुत सारे वैक्सीन में भी मर्करी होती है। मर्करी हमारे पानी में है, खाने में है, क्योंकि हमारी सॉइल में है, एंड वो इवन गोल्ड में मर्करी मिली होती है। तो आजकल तो मैं अपने पेशेंट्स जिनमें मर्करी हाई होती है उनकी सारी ज्वेलरी हटवा देती हूँ फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है? बिकॉज बॉडी कहां से कितनी ले रही है हमको पता नहीं है ना, तो और क्लीन नहीं करेंगे तो कुछ भी और हमारे फायदे का नहीं होगा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस इम्यून फंक्शन डिसरेगुलेशन हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों में देखा है कि गट हेल्थ की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से उनका इम्यून फंक्शन उतना अच्छा काम नहीं करता। तो दिस इज ऑल्सो माई वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टिंग थिंग्स आई डू। मैं उनके इम्यून सिस्टम को डिफरेंट टेस्ट करके चेक करती हूँ, और फिर उसको विटामिन डी से, कॉपर जिंक की अच्छी रेशियो मेंटेन करके, जो कि अगेन स्टडीज आ रही हैं अब जो बता रही हैं कि जनरली ऑटिस्टिक बच्चों में कॉपर ज्यादा और जिंक कम होता है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रिजल्ट दे सकती हैं। एंड क्या कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है ना? तो हमको तो अपने बच्चे की बॉडी के सारे फंक्शंस को सही करना है ना? एंड ऑब्वियसली हर फंक्शन जब हम सही करेंगे तो बच्चा बेटर फील करेगा। अब हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर बच्चे में है, बर्थ के जस्ट बाद उसको बहुत एंटीबायोटिक्स देने पड़े गए, या मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत एंटीबायोटिक्स पे थी, या बाद में जब ब्रेस्ट फीड कर रही थी, उसकी वजह से क्या होता है, आपका सारा गुड बैक्टीरिया खराब हो जाता है, और बहुत सारा यीस्ट, फंगस, मोल्ड जो है बॉडी में बढ़ जाता है। अब मोल्ड टॉक्सिसिटी एंड यीस्ट ऐसे इन्फेक्शन हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, गट में अच्छा बैक्टीरिया नहीं रहने देती हैं। एंड आई थिंक आप सबको पता है, पेरेंट्स को यहाँ पर, कि हमारे गट में 80% ऑफ आर न्यूरो बनते हैं, है ना? अगर 80% न्यूरो गट में बनता है, और आप सबको ये भी पता है कि ऑटिस्टिक बच्चों में, एडीडी एडीएचडी में न्यूरो का इम्बैलेंस होता है। किसी में ग्लूटामेट ज्यादा होता है, किसी में कैटेकोलामिन्स कम होते हैं, किसी में डोपामिन कम होता है ना? न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर बैलेंस में नहीं होते तो आपके मूड्स नहीं बैलेंस में रह पाते हैं, है ना जी? आप इरिटेटेड होते हो, एंजाइटी होती है, एंड वो सब ठीक करने के लिए हमको न्यूरोट्रांसमीटर्स बैलेंस करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमको गट हेल्थ, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स और इम्यून फंक्शन, हर चीज पे काम करना पड़ता है ना? माइक्रोबियल इम्बैलेंस बहुत जरूरी है। अब एक जो इतना सिंपल बट इंपॉर्टेंट और बहुत सारी स्टडीज में बताया गया पॉइंट है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से पेरेंट्स को अभी तक वो नॉलेज भी नहीं मिल पा रही है। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज आपस में शेयर करो, सो दैट यू नो वी गेट अ हेल्दी कम्युनिटी। अब ग्लूटेन से एलर्जी और फूड सेंसिटिविटीज का बहुत बड़ा रोल है। तो जब मैंने बोला कि टॉक्सिन्स हटाएंगे, तब हम मर्करी हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, आपका जितना भी आप जो यूटेंसिल्स यूज करते हो उससे जो टॉक्सिन्स आ रहे वो हो गए। पर फूड से जब टॉक्सिन्स हटाएंगे तो हम इंफ्लेमेटरी फूड्स हटाते हैं, ग्लूटेन, डेयरी, एग्स,
कई पेशेंट्स में ऑरेंजेस तक हमको अवॉइड करने पड़ते हैं. आई हैव सीन चिल्ड्रन इंप्रूविंग व्हेन वी रिमूव ऑल दिस, राइट. तो ये जो टेबल है ना, आपको इसको ध्यान रखना है. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में वी हैव सीन कि ऑटिस्टिक बच्चों में विटामिन डी, बीज, ओमेगा 3 स्पेशली डीएचए, ठीक है, काफी खराब सिचुएशन में होता है. कॉपर जिंक का रेशियो मैंने आपको बता दिया, कॉपर ज्यादा होगा, जिंक कम होगा, है ना. तो ये सारी चीजें बैलेंस करनी बहुत जरूरी है. आज ही मैं एक स्टडी पढ़ रही थी 2025 में जो छपी है, in which people have studied use of N-acetylcysteine and leucovorin and have found good transformation in the patients जिनको की ऑटिज्म, एडीडी या एडीएचडी है. तो अब ना कन्वेंशनल मेडिसिन भी और चेकिंग कर रही है, ठीक है. तो ये वाली एक स्लाइड, किसी को डाउट है स्लाइड पर, किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई क्वेश्चन है? ये तो रामिता, फर्स्ट स्टेप इज डाइट क्लीन करना और एनवायरनमेंट क्लीन करना. उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ठीक करनी है. उसके बाद आपको हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिन्स हटाने हैं. फिर आपको ब्रेन की इन्फ्लेमेशन ठीक करनी है. आपके जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं वो ज्यादा रिलीज होते हैं इन बच्चों में, वो ठीक करने हैं. फिर आपको मिथिलेशन ठीक करनी है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बैलेंस करने हैं, और गट माइक्रोबायोम में आपको यीस्ट, मोल्ड ठीक करना है. एक और चीज है, बहुत सारी स्टडीज अब बता रही हैं कि इन बच्चों में क्लॉस्ट्रीडिया इन्फेक्शन बहुत कॉमनली मिलता है, ठीक है. अब क्लॉस्ट्रीडिया इन्फेक्शन बहुत देर तक हॉस्पिटल स्टे हो उसमें भी हो जाता है, बहुत देर तक एंटीबायोटिक्स लिए हो बच्चों ने उसमें भी हो जाता है, पर अदरवाइज एनवायरनमेंट से भी हो जाता है. एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बग टू क्लीन. ऐसे ही इन बच्चों में स्ट्रेप इन्फेक्शन, इकोलाई इन्फेक्शन मिलता है. बट ये जो इन्फेक्शंस हैं इसमें एटलीस्ट फंक्शनल मेडिसिन के हिसाब से हम माइक्रोबायोम को बेटर करते हैं, पर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, ठीक है. सो इट्स अ वेरी, डॉक्टर को बड़ा इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, ताकि किन इन्फेक्शंस के लिए आपको लेना ही लेना है कोई एंटीबायोटिक या कोई हर्बल चीजें जो कि इसमें हेल्प करे. अब एक लाइम डिजीज है जो इंडिया में पहले हमको देखने को मिलती ही नहीं थी. 5-6 साल पहले मैं चेक ही नहीं करती थी लाइम डिजीज के लिए, पर अब बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों में मुझे वो भी पॉजिटिव मिलती है. एंड आप समझो, जब एक बॉडी उन सबसे फाइट कर रही है तो उसका पूरा इम्यून सिस्टम, उसका न्यूट्रिशन, उसका डिटॉक्स का पूरा पोटेंशियल, सब कुछ तो वही लगता जा रहा है. तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी कैसे, है ना. एंड इन बच्चों में देखा गया है कि टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल, ये दो एरियाज ऑफ ब्रेन ज्यादा इंपैक्ट हुए होते हैं, इसीलिए स्पीच एंड बिहेवियरल एफर्ट ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है. है ना. तो प्लीज इस स्लाइड को ना आप नोट्स बना के देख लो, एंड एक एक चीज पे धीरे धीरे या एक साथ खुद या डॉक्टर के साथ प्लीज इस पे काम करो. यू विल सी अ लॉट ऑफ इफेक्ट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 80 to 85% जो रीजंस हैं वो हमारे एनवायरमेंटल हैं, फंक्शनल है, और 5 से 10% है जो डी नोवो जीन म्यूटेशन हो चुकी है उसकी वजह से है ना. तो ऑलमोस्ट 90% केसेस में आप बेटर इंप्रूवमेंट ले सकते हो, है ना. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूं, ये बात सुनकर आप सबके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए जो भी इसका सोल्यूशन देख रहे हैं. एटलीस्ट वन मोर होप तो है ही. इन बच्चों में हमें बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिखता है, हमें डिसबायोसिस दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, फंगल ओवरग्रोथ, पैरासिटिक इंफेक्शंस, लाइम इंफेक्शन, वायरल लोड, साइटोमेगेलोवायरस काफी कॉमनली हमें इनमें दिखता है. फूड इंटॉलरेंसेस एंड सेंसिटिविटीज की हिस्ट्री होती है जो अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं चलती पहले. पैरासिटिक इंफेक्शंस मैंने बता दिए. जनरली आप देखोगे कुछ बच्चे ना रात को ज्यादा इरिटेट होते हैं, ठीक है, फुल मून डेज के अराउंड बहुत इरिटेट होते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करते रहते हैं, टो वॉकिंग करते हैं,
इन सब बच्चों में देखा गया है कि ना अगर पैरासाइट्स पे काम किया जाए तो आपको रिजल्ट मिलता है। IgE लेवल्स इन बच्चों में आपको हाई मिलता है जनरली बिकॉज ऑफ पैरासाइट्स, बिकॉज ऑफ एलर्जीज, एंड वो जो है ना वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है इनका। अब ये बच्चों में ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन कम हो रही होती है, पर बहुत केयरफुल रह के हमें ग्लूटाथियोन देना होता है बिकॉज कई बच्चे इनमें ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूटाथियोन ग्लूटामेट से गाबा में कन्वर्ट नहीं होता, तो वहां हमें उसका सिस्टम सही करना है, ये नहीं कि बस सप्लीमेंट दे देना है। इसीलिए सेल्फ सप्लीमेंटेशन हमें नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें उसके लिए भी एक डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स दिखा के प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए। टॉक्सिन बर्डन मैंने आपको बताया, मर्करी इन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, कुछ बच्चों में एल्युमिनियम और लेड भी हमें ज्यादा मिलता है। ग्लाइफोसेट का एक्सपोजर बहुत मिलता है। जेनेटिक्स ऑफ कोर्स कुछ रोल है, वैक्सीनेशन के बाद कईयों को होता है, वी नो दैट। अब इन बच्चों में विटामिन डी बहुत लो मिलता है हमको। क्यों? क्योंकि ना जनरली इनका जो विटामिन डी रिसेप्टर जीन होता है ना, ये उसको सेंसिटिव नहीं होते। तो अगर एक बच्चे को 1000 आयु विटामिन डी से असर आता है, इनको 5000 आयु विटामिन डी से आता है, राइट। एंड विटामिन डी हमें पता है कि ऑटो इम्यून कंडीशंस में, अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं ना कि ऑटिज्म में भी ऑटो इम्यूनिटी का एक एलिमेंट है, राइट। तो एंड आपको पता है कि कोइम्ब्रास प्रोटोकॉल में हम हाई डोज विटामिन डी यूज करते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए, और मैंने ना अपने कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में यूज किया है वो, एंड पेरेंट्स हैव रिपोर्टेड बैक कि उनको फायदा हुआ है। सो ओनली इम्यून सिस्टम पे काम करके विटामिन डी एंड जो भी ये पूरा प्रोटोकॉल है, बच्चों में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है पेरेंट्स को। एंड आप देखो अगर हर चीज से कुछ कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी तो क्रॉस फिंगर्स, आई थिंक बेनिफिट हो जाएगा। अब प्री नेटल फॉलिक एसिड एक्सपोजर की बहुत बात होती है, बहुत आर्टिकल्स में होती है, राइट है। फॉलिक एसिड ज्यादा जब हम प्री नेटल में देते हैं और बॉडीज मिथिलेट नहीं कर रही होती है तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मिथिलेटेड फॉलिक एसिड की जरूरत होती है ना। मिथिलेशन इंपेयर्ड होता है इनमें, MTHFR जीन जो है वो माल फंक्शन कर रहा होता है, बॉडी डिटॉक्स नहीं करती, सल्फरेशन कम हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन देखा जाता है इन बच्चों में। क्यों देखा जाता है? क्योंकि जब आपके गट में इंफेक्शंस होती हैं, जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जब आप जेनेटिकली डिटॉक्स नहीं कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी पूरा टाइम इनको फाइट कर रही होती है, और जब आपकी बॉडी पूरा टाइम इनको फाइट कर रही होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको पता ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हर सेल के अंदर का इंजन है ना। जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड काम करने लगती है। एंड ऑफ कोर्स रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसका कारण माना गया है, बट ऑल ऑफ इट कैन बी कंट्रोल्ड। दैट्स अ ब्यूटिफुल न्यूज, प्लीज रिमेंबर दिस। अब ना ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, मैं ना आपको इस स्टडी का लिंक भी भेजूंगी, ठीक है। बायोलॉजिकल साइकेट्री में 15 जून 2025 में ये आर्टिकल, सो एल्सेवियर इज द नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस इन द वर्ल्ड। इसमें कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं छप पाता है जो कि प्रॉपरली स्टडीड इन रिसर्च ना हो, ठीक है। ये बोलता है कि वन थिंग इन ऑटिज्म इज ऑल्सो, मदर्स में अगर ऑटो इम्यून कंडीशन हो, इसलिए जनरली व्हाट वी टेल मदर्स इज कि बाय चांस अगर पहला बच्चा ऑटिस्टिक है और आप सेकंड ट्राई करना चाह रहे हो तो अपना एक बेसिक प्रोफाइल करके देख लो, कोई ऑटो इम्यूनिटी तो नहीं है, इम्यून सिस्टम ठीक है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है। बिकॉज बहुत सारे केसेस में आप देखोगे पहला बच्चा ऑटिस्टिक है बट सेकंड बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हेल्थ ऑफ द मदर एंड फादर बोथ प्ले अ रोल, दैट्स नॉट द ओनली रीजन। बट मैं आपको ये आर्टिकल भेजूंगी, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा है, बहुत ही बढ़िया जर्नल है, एंड यू मस्ट सी इट। सिमिलरली 3-4 ये और आर्टिकल्स हैं, आई विल टेल माई टीम टू शेयर विद यू, ताकि आपको ये पता चल जाए एक तो कि बहुत ही हम साइंटिफिक काम बता रही हूं मैं आपको, एंड आपको कॉन्फिडेंस आए, बिकॉज ये सब कन्वेंशनल मेडिसिन के जर्नल्स में लिखे आर्टिकल्स भेजूंगी मैं आपको, ठीक है। तो व्हाट इज इट दैट आई वांट टू सम अप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऑटिज्म सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं है, सिर्फ स्पीच थेरेपी या OT थेरेपी से बात नहीं बननी चाहिए और बनेगी भी नहीं।
मैं नहीं कह रही हूं कि वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा है, वो कराना है, जरूर कराना है, पर दैट इज नॉट द एंड ऑफ व्हाट यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड। उसका गट इन्फ्लेमेशन पे काम करो, उसके ब्रेन इन्फ्लेमेशन पे काम करो, उसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पे काम करो, पर मोर इंपॉर्टेंटली न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस पे काम करो। कॉपर जिंक की रेशियो कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम की रेशियो कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेशियोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली उनका देखो वीडीआर जीन कैसा है, एमटीएचएफआर जीन कैसा है, ग्लूटा जीन कैसा है, एंड देर आर फ्यू अदर जीन्स विच यू कैन चेक, बट ये तीन तो बेयर मिनिमम देखो। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जीनोबायोटिक्स, टॉक्सिन सारे आपको देखने हैं, बिकॉज वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके बच्चे को वो कर रहा है। एंड देन फाइनली ऑटिज्म माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज भी है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, कैसे पता चलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है? बच्चे की ग्रोथ पुअर हो सकती है, बच्चे की मसल टोन पुअर हो सकती है, बच्चा बहुत जल्दी टायर्ड हो रहा हो सकता है, आप देखोगे बच्चा बड़ी जल्दी थकने लग गया है, दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, खाना चबाता नहीं है ज्यादा, फटाफट से अंदर गल्प कर लेता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं कुछ कुछ, डेवलपमेंटल डिलेज हैं, जो आपको चार्ट दिया आपके पीडियाट्रिशियन ने, बच्चा उसके पीछे चल रहा है, लैंग्वेज या सोशल इंपेयरमेंट है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी। आज ही मेरे पास एक ऑटिज्म की पेशेंट आई थी, उसकी 4 मेडिसिन एंजाइटी की चल रही है, इमेजिन, है ना। तो उसके गट माइक्रोबायोम पे काम करेंगे, टॉक्सिन्स पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो मेडिसिन कम होंगी, और हो भी रही हैं। सीजर्स इन पेशेंट्स में हो जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का बहुत बड़ा रीजन है। हेडेक्स आपको मिलेंगे, एंड इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस एंड गट इन्फ्लेमेशन मिलेगा। अगर आपको इसमें से एक भी सिम्टम मिल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सपोर्ट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करने के बहुत सिंपल तरीके हैं और बहुत साइंटिफिक तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सनलाइट एक्सपोजर। सुबह जब सूरज निकलता है, सबसे पहले उठते ही बच्चा 5-10 मिनट सूरज की तरफ देखे, सूरज में बैठे, शाम को बैठे। फार इंफ्रारेड सोनास बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ में। आपका हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी हेल्प करेगा। तो बट पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये हो रहा है। तो मैं बोल क्या रही हूँ कि कन्वेंशनल अप्रोच में आप सिम्टम्स देखते हो, मेडिसिन देते हो, और आप एक्सटर्नल थेरेपीज करते हो, जैसे ऑक्यूपेशनल स्पीच, ये वो। बट फंक्शनल मेडिसिन में हम रूट कॉज देखते हैं, जितने सारे मैंने आपको दिखाए। मेरे पास जब कोई ऑटिस्टिक बच्चा आता है, तो मैं उसके 3-4 टेस्ट करती हूँ डिटेल में, मैं सारे उसके कॉजेस देखती हूँ, मैं असेस करती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया कितना फंक्शन कर रहा है, फिर मैं देखती हूँ क्या मैकेनिज्म चल रहा है पीछे, जिससे कि उसका ब्रेन, गट एंड पूरी बॉडी इंपैक्ट हो रही है। एंड दैट इज व्हेन जब मैं डाइट और पूरा प्रोटोकॉल लिखती हूँ। तो जैसे मैंने बोला है, सबसे पहले इनसफिशिएंसीज में ओमेगा 3, विटामिन डी, B6, फॉस्फोलिपिड्स, फोलेट, आयरन, जिंक, फैटी एसिड्स सब देखने हैं। सेकंड, फूड में से आपको डेयरी, वीट, सोया, मैं तो ऑरेंजेस एंड एग्स भी अवॉइड करवाती हूँ, ठीक है। एंड एलर्जीज देखती हूँ, एग से, फिश से, वॉलनट से, सेलफिश से, पीनट से तो नहीं है। पहला ये काम करना होता है, ये दिस यू ऑल मस्ट डू। अगर अभी कोई भी है जो अपने बच्चे को वीट दे रहा है, बार्ले दे रहा है, राई दे रहा है, प्लीज नहीं देना है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाती है, ग्लूटेन समझकर बॉडी टॉक्सिन समझ लेती है उसको, एंड फिर पूरा का पूरा आपका सिस्टम खराब हो जाता है। एंड इट्स नॉट अ बिग डील। अब मार्केट में बहुत सारा अच्छा ग्लूटेन फ्री आटा आता है, जिसमें आप परांठे तक बना सकते हो। मतलब मैं ग्लूटेन फ्री आटा लेके जाती हूँ अपनी क्लिनिक से, जो मैं रखती हूँ, एंड इतने यमी परांठे बनते हैं कि मेरे बच्चों को पता भी नहीं चलता कि मैंने आटा बदल दिया है ना। एंड ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कन्वेंशनल जर्नल से निकाल कर दिखा रही हूँ। तो जब आपका वेट बढ़ रहा है बच्चे का या कम हो रहा है, उसकी बॉवल मूवमेंट्स खराब हो रही हैं, आप जब बच्चा पॉटी करता है बहुत स्मेल आती है, मदर्स आके कहती है इतनी स्मेल पता नहीं क्यों आती है, स्टिकी पॉटी है, पर उनको ये नहीं पता चल रहा कि इसकी वजह से ही उसका ब्रेन में भी इंफ्लेमेशन हो रहा है ना। तो दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। न्यूट्रिएंट डिलीवरी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड माइक्रोबियल बैलेंस रखना है। जब ये खराब होता है, तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स खराब होते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस फील करती है, एंग्शियस फील करती है,
मूड स्विंग्स होते हैं, आपको अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अचानक से रोना आ जाएगा, और आपका बिहेवियर ना बड़ा डर डर के लोग आपसे बात करते हैं, बिकॉज आपका बिहेवियर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है ना। अब ये कुछ चीजों की हिस्ट्री है जो हमें चेक करनी है, ये तो नहीं दी हमने बच्चों को। एंटीबायोटिक्स, एसिड ब्लॉकर्स, ग्लूटन, पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, लैक्सेटिव्स, हाई शुगर डाइट्स, क्योंकि हाई शुगर डाइट ना बच्चा तभी मांगेगा जब बच्चे के पेट में वायरस, फंगस होगा या मोल्ड होगा, नहीं तो वो हाई शुगर मांगेगा ही नहीं। ठीक है ना, कोई फूड एलर्जीज तो नहीं है, प्रोसेस्ड फूड तो नहीं खा रहा वो। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बॉडी लोशन कौन सा लगा रहे हो आप, सनस्क्रीन कौन सा लगा रहे हो, पेस्टिसाइड्स आपके खाने में डले हुए हैं या आप ऑर्गेनिक खा रहे हो, प्लास्टिक्स तो नहीं यूज कर रहे, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड केमिकल्स से लेडन तो नहीं आपका जो सोप आ रहा है जिससे आप उसके कपड़े धो रहे हो, वो क्या है, ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, कितना केमिकल है उसमें, एंड नॉन ऑर्गेनिक मीट या डेयरी तो नहीं ले रहे हो आप। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू प्ले अ रोल, है ना, बच्चे के लिए तो करना ही पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखती हूँ ऑटिस्टिक बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज उनके ना ओमेगा 3 कम होता है ना, उनको ईपीए और डीएचईए प्रॉपर बैलेंस में देना पड़ता है, उससे उनको बहुत फर्क पड़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वाटर पीते भी है ना, वो उनका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, सेल्स लेते नहीं, वो पानी पीते हैं और सुसु जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम पानी को धूप में रख लें थोड़ी देर, ठीक है, और धूप में रखने के बाद हम इस पानी को 4 घंटे धूप में रखें, फिर उसके बाद इसको पिए, ग्लास बॉटल में रखना होता है, तो ये पानी स्ट्रक्चर हो जाता है। जब ये स्ट्रक्चर हो जाता है तो ये बॉडी के अंदर थोड़ी इजीली जाने लगता है, और जब ये थोड़ी इजीली जाने लगता है तो ऑब्वियसली आपकी हाइड्रेशन बेटर रहती है। आपकी जब हाइड्रेशन बेटर रहती है तो आपके सेल्स बेटर वर्क करते हैं, आपके सेल्स बेटर वर्क करते हैं तो आपका गट और सब कुछ ही बेटर हो जाता है ना। तो बहुत जरूरी है कि पानी आप ऐसे पियो ना। एक फोन बच्चे के पास कितना रखना है बड़ा मुश्किल सवाल है, पर मैं बस आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहती हूँ कि एक 6 साल के बच्चे की बॉडी और उसका दिमाग 60% ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन फोन से या वायरलेस डिवाइसेस से एब्जॉर्ब करते हैं देन एक 20 साल के बच्चे का ब्रेन। ठीक है, तो आई नो लाइफ विदाउट फोन्स इज वेरी डिफिकल्ट, बट जितना दूर रख सकते हैं हमें रखना है। हेवी मेटल, पेट्रोकेमिकल्स, फूड एडिटिव्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, केमिकल्स जो हम साबुन वगैरह में यूज कर रहे हैं, सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रही हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ ना सिम्टम्स, जैसे बहुत सारों ने अभी आपने यहाँ पे लिखा कि स्पीच डिले है बच्चे का, तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होगी उन बच्चों में, B12 B6 की डेफिशिएंसी होगी, मिथिलेशन नहीं हो रही होगी ठीक से, B1, क्रिएटिनिन, कार्निटिन, कोक्यूटेन, सल्फर रिच कंपाउंड्स, मैग्नीशियम, आयरन, ब्यूट्रेट, ये सारी चीजें हमें देखनी है कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। अदरवाइज जरूरी नहीं है इनको हम सप्लीमेंट से ही बढ़ाएं, हम इनको अपने उससे भी बढ़ा सकते हैं, फूड से भी, बट पहले पता तो चले डेफिशिएंसीज है ये। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन आपको मिलेगा, फोलेट की डेफिशिएंसी मिलेगी, टंग टाई, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सीजर्स की हिस्ट्री हो सकती है, स्लीप एपनिया की हिस्ट्री हो सकती है, रात को बच्चे स्नोर करते हैं या मुंह खोल के सोते, दैट कैन बी देयर, है ना। और सिमिलरली कुछ मेटाबॉलिक रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे उनकी रेशियोज ठीक नहीं है सोडियम पोटेशियम की, कैल्शियम मैग्नीशियम की, जो कि मैं एक टेस्ट करती हूँ ओलिगो स्कैन अपनी क्लिनिक में, जिसमें कि मुझे ये सारी रेशियोज पता चलती हैं। जैसे मैंने बोला ना, रेशियोज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल नंबर्स। फिर कोलिन एंड क्रिएटिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, काइन्यूरिक एसिड ज्यादा तो नहीं वो हो रहा है, मैंने बताया अभी ग्लूटामेट, गाबा ग्लूटामिन की रेशियो तो नहीं खराब है, हेवी मेटल्स, मोल्ड टॉक्सिन, इंटेस्टाइनल डिसबायोसिस एंड इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें लैक ऑफ स्पीच का रीजन हो सकती है। सिमिलरली डेवलपमेंटल डिलेज में बच्चे को थायराइड तो नहीं है, इन एडिशन टू एवरीथिंग जो स्पीच में हमने बात की है, थायराइड जरूर देखना है हमने छोटे बच्चों का भी। इरिटेबिलिटी, एग्रेशन और मेल्टडाउन्स कब होते हैं, जब जीआई इश्यूज होते हैं। आप देखोगे इन बच्चों को जनरली या कॉन्स्टिपेशन होगा
या साइनस होगा, या हेडेक्स होंगे, माइग्रेन्स की हिस्ट्री होगी, डेंटल इश्यूज होंगे, ईयर इन्फेक्शंस की हिस्ट्री हो सकती है, पूरा टाइम कान में उंगली डाल के खारिश करता रहता है, पेरेंट आके बोलते हैं। इनको एंजाइटी, लो लेवल्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स जैसे लिथियम ओरोटेट कम हो सकता है, फोलेट, मैग्नीशियम, कोलेस्ट्रॉल कम। अब बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल कम को देख के ताली बजा देते हैं, वेरी गुड। आई हेट दोज पीपल। यू नीड टू हैव योर बॉडी इन बैलेंस। कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है, आपकी बॉडी का बहुत सारा फंक्शन ठीक करती है। आपका ब्रेन 80% कोलेस्ट्रॉल पे चलता है। ये लो है ट्राइग्लिसराइड्स, वो नहीं हो ना। Sorry, I just muted everybody. Can you hear me? अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस दे दो गाइस। ओके, और अब ब्रेक हो ही गया है, तो क्या आप लोगों को कुछ भी नया पता चल रहा है आज, या आपको लग रहा है कि ओ यार हाँ ये तो मेरे बच्चे में है पर मैंने कुछ किया नहीं है इसका? अगर आपको लग रहा है कि कुछ नया पता चल रहा है तो मुझे 1 दे दो चैट बॉक्स में। और आपको लग रहा है कि नहीं पता तो हमें सब कुछ है पर हमें काम नहीं करना आ रहा, तो आप 2 दे दो मुझे। पर सारा कुछ, क्योंकि अगर एक भी चीज खराब है ना वो ठीक करनी पड़ेगी। एंड देखो मेरे को ना इन बच्चों में सबसे बड़ा ये लगता है ना कि पूरी लाइफ है, तो एक एक करके एक एक चीज को बैलेंस करते हैं ना यार, है ना। एंड देखते हैं जितना भी इंप्रूवमेंट होगा उतना अच्छा ही है, राइट। अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था। लो लेवल्स तो है ही है, जो लो कोलेस्ट्रॉल, प्लीज ध्यान रखना अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। लो कोलेस्ट्रॉल इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर हैव इन योर रिपोर्ट्स, ठीक है। इन्फेक्शंस मैंने आपको बताया, लाइम इन्फेक्शन, स्ट्रेप इन्फेक्शन, इकोलाई इन्फेक्शन, पैंस, लो ब्लड शुगर। अब इन बच्चों में लो ब्लड शुगर बहुत मिलता है। आपको पता है जिन बच्चों में लो ब्लड शुगर होता है, फटीग होता है, सडनली एनर्जी दिन में कम हो जाती है, उन बच्चों में यीस्ट इन्फेक्शन पक्का होता है। बिकॉज यीस्ट क्या करता है, वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाता है। फिर इन बच्चों में आपको लेड और मर्क्यूरी एंड एल्युमिनियम बहुत मिलेगा। इन बच्चों को आपको कॉर्टिसोल लो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी इतना कुछ 24 घंटे फाइट कर रही है ताकि ये उस क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाए जो बॉडी देना चाहती है, कि इनके एड्रिनल्स कंप्लीटली फटीग में जा चुके होते हैं। अमोनिया ज्यादा मिलेगा आपको, फूड एलर्जीज मिलेंगी। तो ना इट इज नॉट ओनली कि यार मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, जेनेटिक है, नहीं है। उसका एक एलिमेंट है, डेफिनेटली है, एंड इट इज नॉट अ इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व। मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बात, मतलब यू नो हमें भी नहीं समझ आ रहा कि इतना इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्या किया जा सकता है। बट इन जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारे टेस्ट में, कन्वेंशनल मेडिसिन के जर्नल्स में पब्लिश्ड है ना। और ये सारी चीजें आपको एक एक लिखकर टिक मारनी है कि यार हाउ यू कैन इंप्रूव ऑन दीज। अब आप देखोगे इन बच्चों में ना सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं होती, है ना। ओवर सेंसिटिव या अंडर सेंसिटिव हो जाते हैं। सिंपल चीजें जैसे B6 और मैग्नीशियम लो हो तो भी हो जाता है। फंगल ओवरग्रोथ गट में होगी तो हो जाएगा। और आपको पता है इसमें सल्फेशन ठीक नहीं हो रही, सिंपल एप्सम सॉल्ट में बच्चे को 15-20 मिनट रोक ल्यूकवार्म वाटर में रख दो, उससे भी बच्चे की चीजें बेटर होने लग जाती हैं। तो आई एम नॉट सेइंग सारा कुछ बहुत मुश्किल तरीके से ही करना है, बट हाँ एक एक चीज करके करनी तो है ही है ना, ठीक है। टो वॉकिंग जनरली मैंने आपको बोला पैरासाइट्स होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, मिनरल डेफिशिएंसीज होंगी जनरली इन बच्चों में, मैग्नीशियम एंड जिंक की, थायमिन डेफिशिएंट होगा, फूड सेंसिटिविटीज होगी इन बच्चों में पक्का। तो 2-3 महीने के लिए फूड्स हटा देने इन्फ्लेमेटरी गुड आइडिया है। फंगस होगा, ऑक्सलेट्स ज्यादा होते हैं इन बच्चों में जो टो वॉकिंग करते हैं, एंड कैल्शियम जो है कम होता है तो ऑक्सलेट और बढ़ जाते हैं। अब स्टिमिंग बच्चे बहुत करते हैं, सेल्फ स्टिमुलेटरी ना, टच करते रहेंगे, तो ये जनरली लो लेवल ऑफ मिनरल्स, एलिवेटेड ग्लूटामेट, एलिवेटेड अमोनिया, कॉन्स्टिपेशन, फंगल ओवरग्रोथ, सेम चीजें हैं। मतलब हमको ये सारी
इनअटेंशन और लैक ऑफ फोकस भी इसी वजह से होता है। क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा अच्छी स्टडी रीडिंग एबिलिटीज दिखा रहा है क्योंकि एक साइड उसका ब्रेन स्ट्रॉन्गर है, यू नो, हाइपरलेक्सिया, इनके भी कारण सेम है जो मैंने आपको बताया। Now this is what I said. These are the antibodies which we find positive in some autism kids. तो वैसे मैं चेक नहीं करती हूँ बिकॉज बहुत सारा और काम है ही है जो करना है, पर अगर इफ द पेरेंट इज रियली वांटिंग टू नो क्या है तो देन दिस इज द पैनल जो करना चाहिए हमको। तो अब इतनी सारी बात करने के बाद इसको ठीक करना कैसे है, तो जैसे मैंने आपको बताया डेयरी ग्लूटेन हटाना है, रेनबो फूड्स खिलाने हैं, फ्रेश फ्रूट्स खिलाने हैं, और हर्ब्स हमारी मेडिसिन हैं वो अच्छे से देनी है। सेकेंड मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्ड वाटर देना है, एंड आई हैव टोल्ड यू क्यों देना है ना। रेड लाइट, फार इंफ्रारेड रेड लाइट सोनास, या घर में रेड लाइट के पैनल्स के पास बच्चे को रखना, इट हेल्प्स। सोना बहुत ज्यादा हेल्प करता है कंपेयर टू रेड लाइट, बट देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ईएमएफ रेडिएशन से थोड़ा दूर रखना है, एंड ग्राउंडिंग करवानी है बच्चे की। नंगे पांव मिट्टी में खेलना है बच्चे ने। आप आजकल ग्राउंडिंग पिलो कवर आते हैं, ग्राउंडिंग पिलोज आते हैं जो मैंने अपने बच्चों के लिए स्पेशली बनवाए हुए हैं। यू कैन रीच आउट टू माई क्लिनिक एंड ऑर्डर देम एंड ट्राई देम, बट करना है। बट इसके एडिशन और क्या कर सकते हो आप, सप्लीमेंट्स हो गए, डाइट हो गई, कुछ थेरेपीज हैं जिन्होंने ठीक ठाक रिजल्ट्स दिखाए हैं ऐसे बच्चों में। सबसे पहले फार इंफ्रारेड सोना, मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ठीक है, एंड काम करता है, एंजाइटी में बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। देन ओजोन थेरेपी, हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एंड पेप्टाइड्स। मैंने स्टेम सेल नहीं इंक्लूड किया है यहाँ पर बिकॉज स्टेम सेल करने से पहले मैं ये सारा काम करती हूँ जो मैंने आपको अभी तक दिखाया है, फिर मे भी थोड़ी थेरेपीज पहले भी करती हूँ, बट स्टेम सेल एंड एचबॉट उस टाइम पहले जब थोड़ा काम हो चुका है। ये मैं आपको एक वीडियो In this video, we're going to be talking about applying hyperbaric oxygen for those diagnosed on the autism spectrum. And is it appropriate to use hyperbaric for these children? And if so, what should that protocol look like? And what types of pressures and percentages of oxygen should we be considering? And ultimately, what type of effects might we be expecting when applying hyperbaric oxygen in these particular cases? That's what we'll cover in this video. It's really important when we talk about hyperbaric oxygen applied off-label that we also recognize the fact that hyperbaric is not a cure or a treatment for any of those conditions that we're talking about. We're going to be talking about hyperbaric oxygen applied to children diagnosed on the autism spectrum. And so, again, it's a very fragile conversation with regard to the fact that we have to understand that hyperbaric oxygen is not a treatment for autism. Do we apply it to children diagnosed on the autism spectrum? Absolutely. Do we see certain benefits? Yes, but it is not a direct treatment for this particular condition. So understanding that, when I teach the courses that we teach and we talk about off-label use of hyperbaric, we still have to make sure that the decisions we're making to apply a therapy off-label are appropriate. And we do that by understanding what we call the pathophysiology. What is the issue associated with whatever condition that we're talking about? What's the physiology of this issue? What are the mechanisms of action of hyperbaric oxygen? What sort of benefits or changes on a physiological level do we see using hyperbaric? And now, does it make sense to apply these mechanisms of action to these known issues associated with this condition? If it makes sense, then we should be applying the therapy. And if it doesn't make sense, then of course we should not apply the therapy. So we go through a rationale and a mechanisms of action, and then a patient selection criteria to understand how to come to that decision. So what are some of the things we know about autism? A few things. Number one, in some circles, they're looking at autism as a type of autoimmune, basically a neurological autoimmune issue. Some are calling it an autoimmune encephalitis, meaning literally an autoimmune condition causing inflammation in the brain. We also know that there are certain issues associated with autism spectrum, like reduced perfusion to the temporal lobe of the brain, literally meaning reduced oxygen delivery to the temporal lobe, also reduced oxygen delivery to the prefrontal cortex. Roughly about 70 to 75% of children diagnosed on the autism spectrum have reduced perfusion to those areas of the brain.
The temporal lobe specifically is the language center of the brain, and the prefrontal cortex is in charge of things like behavior and executive function. And so we can start to see behavioral changes, executive function issues, and developmental delay with regard to language in many children diagnosed on the autism spectrum as a result of those issues. We also know that there's typically chronic inflammation within these children and a general issue in terms of gut-brain connection. So amongst other things, is it appropriate to apply hyperbaric, let's just say for those that I've mentioned so far? And so I would say the answer is yes. We know that whether it's actually an autoimmune condition or not, there is this generalized inflammation. We also know that hyperbaric is amazing at reducing the cytokine response from an inflammatory standpoint. It increases the anti-inflammatory cytokines in our body. It decreases the inflammatory cytokines in our body. It also increases the regulatory cytokines, the cytokines that are trying to balance our immune system. So in 3 different ways, it helps to control inflammation. So if we have a disease or a condition that's inflammatory in nature and hyperbaric reduces inflammation, that would be a win in this category. We are on a mission to make sure that the people looking for this information have access to it. I know that there's a lot of content out there, and I know that it can be very confusing when people are trying to find the answers that they're looking for. And it's really important for me that those people can find these answers. So when you like it, when you subscribe, and when you share these videos, that helps the people looking for this content know that they're getting a trustworthy source and they're getting the information that they're trying to find. So please do that and help us help other people. Next, there's a general hypoperfusion. Well, we know for sure that hyperbaric will affect that 2 different ways. Number 1, in the short term, just by being inside of a chamber, you are massively increasing the oxygen delivery to literally every cell and tissue in the body. Of course, that would include the brain. But in the long term, it's also going to cause angiogenesis, which is a remodeling or rebuilding of capillary beds. So if in this case we have hypoperfusion, and maybe some of that hypoperfusion is due to not enough capillaries in an area to deliver enough oxygen, well, in the short term, we can deliver higher levels of oxygen. And in the long term, we can build and develop new capillary beds so that when we stop the therapy, we have the capillary network necessary to continue to oxygenate that tissue for the long term. Well, hyperbaric will help in both of those 2 different ways. And then next, in terms of gut health and gut balance, well, we also know that hyperbaric has a tendency to nourish the microbiome. Most of the microbiome, the healthy bacteria in our gut, are either oxygen loving, they want more oxygen, or at least oxygen tolerant, meaning you can be in a higher oxygen environment and those bacteria would still thrive and do well. So guys, what I will do is, what I wanted to show you was that, yes, there are things we can do, and obviously hyperbaric new है, studies थोड़ी different तरह की है market में, पर अगर आपको लगता है कि हाइपोक्सिया हो रहा है या इसमें से कुछ भी हो रहा है तो ट्राई किया जा सकता है. बाकी यू आर दी बेस्ट जज और योर प्रैक्टिसिंग कंसल्टिंग डॉक्टर कैन हेल्प यू डिसाइड. अब आते हैं कुछ पेप्टाइड्स जो ऑटिज्म में हेल्प कर रहे हैं. पेप्टाइड्स हम सबको पता है, दे आर स्मॉल अमीनो एसिड चेन्स जो कि डिफरेंट जगहों पे नेचुरल है, प्रिटी सेफ मानी जा रही हैं अभी, ठीक है, एंड दीज हेल्प. सो ऑटिज्म में these are the peptides I have used till now for my patients. Cmax जो है वो attention ठीक करता है, ग्लूटामेट की कन्वर्जन को राइट डायरेक्शन पे लेके जाता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स को इंप्रूव करता है. सीलैंग जो है वो गाबा बैलेंस करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है, सोशबिलिटी बढ़ाता है. ऑक्सीटोसिन सोशल कॉग्निशन एंड बॉन्डिंग बढ़ाता है. बीपीसी 157 वेगल टोन को सपोर्ट करता है और गट लाइनिंग को रिपेयर करता है. एंड फॉस्फेटाइल इथील एसिथिलमीन माइक्रोग्लिया को ठीक करता है, जिनमें भी आईजीई वगैरह बहुत रेज्ड है और हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करके न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करता है. सेम चीज न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एचबॉट बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है. वो आपके साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेटरी है उनको कम करता है, जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है उनको बढ़ाता है. तो दोनों तरफ से वो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम करता है.
Guys, can you see my screen? अगर दिख रही है तो please give me a yes. नहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही है. Lot of people are saying दिख रही है. Please आप एक बार देखो दिख रही है कि नहीं. दिख रही है? Guys, can you see the screen? It's not visible, Dr. Preeti. It's still on the YouTube video. Okay, I will stop share first and then share again. यही प्रॉब्लम है. I will share this YouTube link with all of you ताकि आप लोग फुर्सत से इसको 10 मिनट प्लीज दे. अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. परफेक्ट. प्लीज आई विल शेयर इट विद यू ताकि आप देख लेना. एंड यू नो इट इज बेनिफिटिंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन. मे बी योर चाइल्ड कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड. अब ओजोन थेरेपी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स कर रहे हैं. अब ओजोन थेरेपी ये भी न्यूरो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, which decreases IL-6, TNF alpha, NF kappa B, माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, गट ब्रेन एक्सेस को ठीक करता है, लीकी गट को बेटर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है और ग्लूटाथियोन इंक्रीज करता है बॉडी में, जो कि इन बच्चों में नहीं हो रहा होता है ऑलरेडी, एंड सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करता है. तो प्रीटी गुड रिजल्ट. रेक्टल ओजोन एंड बोटो दो चीजें हैं जो मैं बच्चों में करती हूँ. सोना से पहले करती हूँ दोनों चीजें. एंड ईयर ओजोन भी करती हूँ कुछ बच्चों में. एंड इट्स गिविंग मी गुड रिजल्ट्स. एंड ऑफ कोर्स एचबॉट मैंने आपको बताया ब्रेन की ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है. ऑटिज्म में, ADHD में, ADD में ऑलरेडी हमें पता है कि ऑक्सीजनेशन कम हो चुकी होती है. इन्फ्लेमेशन कम करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इंप्रूव करता है और इम्यून सिस्टम को बेटर करता है. तो अगर रूट कॉजेस से जाएं तो दिस शुड हेल्प. सिमिलरली फार इंफ्रारेड सोना मैंने आपको बताया डिटॉक्स में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और सबसे इंपॉर्टेंटली कुछ सेशन सोना के बाद बच्चों की स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है एंड वो ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं. ओके, अब ये सब कुछ पता करने के लिए कौन से टेस्ट हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में करती हूँ. जैसे मैंने बताया कि मैं शुरू में थोड़े डिटेल टेस्टिंग करती हूँ क्योंकि करनी पड़ती है. मैं एक ब्लड टेस्ट का पैनल है जिसमें मैं हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर सारे चेक करती हूँ. गट डिसबायोसिस के लिए एक टेस्ट करती हूँ जिसे ऑक्सीडेटिव एसिड टेस्ट कहते हैं. मैं सब में करती हूँ वो. ओलिगो स्कैन जो मैंने आपको बताया जो मुझे 15 हेवी मेटल एंड 20 मिनरल्स के बारे में बताता है वो मैं सब बच्चों में करती हूँ. कुछ बच्चों में मुझे उसके बाद हेयर मिनरल एनालिसिस भी करना पड़ता है बट वो कम में करना पड़ता है. एंड न्यूरो ट्रांसमीटर टेस्ट में सब में करती हूँ. अब सवाल ये आता है इन सारे टेस्ट का टोटल कॉस्ट क्या आ जाता है. इन सारे टेस्ट का कॉस्ट अराउंड 31,000 आ जाता है टू बिगिन विथ. अब वो 31,000 के बाद 6 मंथ्स तक काम करते हैं. अगर हम कहीं स्टक हो जाते हैं तो देन देर आर सम मोर एडवांस टेस्ट जो हम करते हैं टू फिगर आउट प्रॉब्लम है कहाँ एंड क्या हम कर सकते हैं. एक में इम्यून सिस्टम के लिए आयनाइज्ड कैल्शियम एंड पैराथायराइड हार्मोन जरूर चेक करती हूँ अपने हर ऑटिज्म पेशेंट में. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई डू. इससे मुझे पता चल जाता है क्या हो रहा है. अब जैसे आप देखो ये जिस बच्चे की रिपोर्ट है उसके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़े आए, विच मीन्स उसका ग्लूटामेट ज्यादा आ रहा है, विच मीन्स इसकी डिटॉक्स पाथवे को मुझे ओपन करना है ना. एंड मैं इसको ग्लूटाथियोन वगैरह कुछ नहीं दे सकती, ग्लूटामेट और बढ़ जाएगा. तो ये टेस्ट ना राइट डायरेक्शन में हमें बहुत हेल्प करते हैं. तो दिस ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर हम सप्लीमेंट्स का प्रोटोकॉल लिखते हैं. ये गट की टेस्ट रिपोर्ट है ना. अब इसमें पता चल रहा है कि बच्चे को डिसबायोसिस है, बच्चा B3 में डेफिशिएंट है, B1 में डेफिशिएंट है. तो अकॉर्डिंगली वी कैन गिव देम द राइट डाइट और सप्लीमेंट्स. राइट, yes, 5:10 हो गया. I will stop my presentation here and I will give some time for questions. Before even I ask questions or I give you permission to ask questions,
पहली बात तो 0 से 10 में आप वेबिनार को ग्रेड कैसे करोगे? दूसरी, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशनल मास्टर क्लास, आई रियली वांट टू नो मैं बेटर क्या कर सकती थी 1 घंटे में। सेकंड, क्या कोई एरिया रह गया जिसमें आपको मैं कुछ और इंफॉर्मेशन भी दूं ताकि आप अपने बच्चे को बेटर हेल्प कर पाओ? वो भी मुझे चैट बॉक्स में प्लीज लिख कर बताओ। एंड ये ना मेरा पहला अटेम्प्ट है टू डू अ रियल एजुकेशनल मास्टर क्लास में, जो अपने 1 to 1 पेशेंट को यहाँ बैठ के बताती हूँ, मैंने वो आप सबको बताने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, पर आप ऑटिज्म की जो मैंने कम्युनिटी बनाई है इसमें जुड़े रहिएगा। कोई भी अच्छा वीडियो आएगा, कोई भी नया रिसर्च पेपर आएगा, कोई भी चीज ऐसी होगी जो मुझे लगेगा आपको पता होनी चाहिए, मैं इसमें शेयर करती रहूंगी, ठीक है? एंड बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जिन बच्चों को जानते हो, पेरेंट्स को जानते हो, उनको भी प्लीज इसका लिंक भेजना ताकि वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले। ठीक है जी? यस, ओके, आपने मेरा बता दिया, अब आप मुझे बताओ, मैं आपके सवाल जवाब देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड जहां पे भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है प्लीज मुझे बता देना। ठीक है जी? अगर किसी को भी एचबॉट, ओजोन कुछ भी करना है ना, तो मैं अपने ऑफिस का नंबर दे रही हूँ यहाँ पर, आप इनसे बात करके बुक कर सकते हो अगर आप गुड़गांव, दिल्ली या आसपास हो। अगर नहीं हो तो आप इनसे बात कर लेना, ये आपको सब कुछ बता देंगी, और आपके लिए कोई एचबॉट का सेंटर हमें उस सिटी में अगर पता होगा तो हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक है? एंड एचबॉट जनरली जब मैं बोलती हूँ बच्चों को करने के लिए, तो मैं बोलती हूँ कि आप 10 सेशन पहले बुक करो और देखो बच्चे में आपको कुछ दिख रहा है डिफरेंस, एंड फिर हमको 30 से 50 सेशंस करने पड़ते हैं। हम दिन में 2 सेशंस भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, मिनिमम हफ्ते में 4 से 5 सेशंस करने पड़ते हैं हमें। दीपक जी, जैसे मैंने बताया, जो सारे टेस्ट में ऑटिस्टिक बच्चे के लिए रेकमेंड करती हूँ, वो टेस्ट का कॉस्ट 30,000 31,000 के अराउंड आ जाता है, बहुत डिस्काउंट वगैरह कर कर। बिकॉज सारे टेस्ट अगर हम एक बारी में नहीं करते हैं ना, तो बच्चे सिर्फ तंग होते हैं, क्योंकि जो काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था वो होता ही नहीं है ना? तो वो बहुत जरूरी है। यस, सेंसरी एंड रिपीटेड बिहेवियर बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, मैंने आपको अभी बताया है ना, कि ये सब के जो कॉजेज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम से कॉजेज हैं सबके, है ना? तो रूट कॉजेज जरूर चेक करने चाहिए, एंड हमको उसको, वी शुड करेक्ट इट। So pandas basically na, it's pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection. ये काफी कॉमनली इन बच्चों में हमें मिलता है, और इनमें सिम्टम्स लाइक टिक्स होंगी, ओसीडी, बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल सिम्टम्स मिलते हैं हमको, एंड इट टेक्स टाइम टू करेक्ट दिस। बट करेक्ट तो करना ही है अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेटर फील करे, है ना? ओके, यूट्यूब के बाद कौन सी थी वीडियो? यूट्यूब के बाद कौन सी थी? हाँ, मुझे 1 मिनट आप देखने दो, कौन सी वीडियो थी, मैं एक बार देख रही हूँ। पेप्टाइड्स, मैं पेप्टाइड्स की वीडियो की ना स्क्रीनशॉट डाल दूंगी आपके ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में हो तो मैं पेप्टाइड्स डाल दूंगी आपको, सीलैंड, सीमैक, है ना, बीपीसी, आई विल पुट ऑल द पेप्टाइड्स देयर।
ओके, सो ये मैंने अपने ऑफिस का नंबर दे दिया है, ठीक है। मैंने अपने ऑफिस का वो भी दे दिया है, एड्रेस भी सेक्टर 55 में है। जगदीश सर, आप इस नंबर पे कॉल करके सब कुछ पूछ लेना। यहाँ पे ना बैंगलोर में बिल्कुल है सेंटर, मैं आपको बता दूंगी। आप डॉक्टर सिमरन से फोन पे बात कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगी। आपको बाई चांस कोई मेरे साथ एक कंसल्टेशन करनी है और एक सेकंड ओपिनियन लेना है जो आप प्रोटोकॉल ले रहे हो, तो वो आपको बुक करा देंगी, है ना। एंड आपको खुद से अगर उसकी डाइट वगैरह पे कुछ करना है तो मैंने आपको बताया आपको क्या क्या करना है। स्टार्ट विद 1 2 3 चेंजेस, ठीक है, एंड यू विल फील बेटर। हाँ पोषणी, जैसे मैंने बोला ना पोषणी, कोई भी थेरेपी जब तक मैं बाकी रिपोर्ट्स नहीं देखूंगी नहीं देती हूँ, Okay. ठीक है। यस, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, यू हैव टू गो। मैं तो गट हेल्थ में भी सीक्वेंस में काम करती हूँ, तो यहाँ तो सीक्वेंस में काम करना ही Okay. है ना। सबसे पहले टॉक्सिन्स निकालती हूँ फूड से और एनवायरनमेंट से, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ठीक करती हूँ, Okay. उसके बाद इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हूँ जहां से भी कर सकती हूँ, कॉपर जिंक की रेशियो से शुरू करके कोइमरास प्रोटोकॉल तक। अब उसमें इन्फेक्शंस भी ठीक करनी पड़ती हैं, उसमें टॉक्सिक लोड भी कम करना पड़ता है, Yes. एंड वहां पर फिर मैं थेरेपीज भी साथ में शुरू कर लेती हूँ, ठीक है ना। बिकॉज मुझे पता चल गया मिथिलेशन कैसी हो रही है, मैंने मिथिलेटेड भी शुरू कर दिए हैं। नाउ आई नो द बॉडी विल रिस्पॉन्ड। एंड बाकी इन बच्चों में आप हमेशा लो डोज से शुरू करते हो, क्योंकि हर बच्चा अलग तरह से रिएक्ट करता है ना। और इसीलिए पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इन द थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। मतलब कोई भी और बीमारी आप पेशेंट को बिना पढ़ाए कर सकते हो, पर इसमें तो एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट टेल, ठीक है। जान्य जी, एंड हैप्पी टू सी यू पोषणी, योर ब्राइट स्माइल ऑलवेज मेक्स मी स्माइल मोर। मैम, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, हाँ जी मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे बच्चे को अगर ब्लड टेस्ट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा? जमशेदपुर में करा सकता हूँ क्या? बिल्कुल। आपको ना डॉक्टर सिमरन पैनल भी बता देंगी, और अगर आपको हेल्प चाहिए टेस्ट बुक करने में, हाँ क्योंकि जी मैंने मैम। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे टेस्ट पैकेज ब्लड का तो बनवाया है इन बच्चों के लिए, तो वो आप हम्म। बुकिंग भी करवा देगी, आपका घर आके सैंपल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बुकिंग करवा लेता हूँ फिर। हाँ, आपके टेस्ट हो जाएंगे, आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाएगी। फिर कभी ठीक है। जब हमको थेरेपीज की जरूरत पड़ेगी फिर तो या आपको आना पड़ेगा या हमें आपकी जगह पे कोई डॉक्टर देखना पड़ेगा। हाँ, अगर जमशेदपुर में अरेंज हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मुझे फिर नोएडा गुड़गांव आना होगा ना। हाँ जी, बट पहले बाकी काम तो करें। हाँ जी, पहले मैं ब्लड टेस्ट ही करवा लेता हूँ बुक करवा बिल्कुल, के। पहले हम खाना खुना ठीक करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देके इम्यून हाँ सिस्टम जी ठीक मैम। करें, एंड फिर जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी मैम। मैम, मैं अपने बच्चे के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था आपको। प्लीज बताइए आप। एक्चुअली 4 ईयर्स हो गया उसका। तो जब 3 ईयर्स में था तो मैंने न्यूरो पेडियाट्रिक से बात की थी जमशेदपुर में ही। हम्म तो हमारे न्यूरो पेडियाट्रिक डॉक्टर ने उन्हें बोला कि माइल्ड ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, हम्म ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने ट्रीटमेंट शुरू की तो बहुत अच्छा मुझे रिकवरी हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ। मेरा बच्चा अभी मतलब अंडरस्टैंडिंग उसका बहुत अच्छा है। जो जीरो में था हम्म और जो बिल्कुल ही आई कांटेक्ट नहीं था, कमांड फॉलो नहीं करता था, अभी उसका बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम्म स्पीच वगैरह भी सब उसका ठीक ठाक है, लेकिन अभी क्या है ना, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है वो। हम्म तो सेंटेंस में अटकता है, सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाता है। जैसे भूख लगी हमको, खाने पापा मुझे खाना है, मम्मी मुझे खाना है, ऐसे नहीं, सिर्फ भूख लगी, पानी पीना है तो पानी पीना है, ये ऐसे बोलता है वो। नहीं, मैं समझ गई हूँ, तो ना हमें तो ना कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है ही है। हाँ जी मैम। तो एक बार जब हम सारे टेस्ट कराएंगे तो हम देख पाएंगे कि और हम चीज क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हाँ जी मैम। है ना। तो हाँ, मैं कल, हाँ जी। आप कराइए कल, उसके बाद एक बारी देखकर मैं आपको एक चार्ट बना दूंगी कि ये एरियाज में अभी भी यू हैव स्कोप, इस पे आप जी काम जी जी। करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा।
श्योर 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 है ना? ओके हाँ, ओके थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रोशनी, आप कुछ पूछना चाहते हो? Dr. Preeti, 7, 8 year old या फिर even 9 year old can they start to see improvements जिनका Oh, speed yes. है? हाँ यार, मैं तो अभी एक 20 year old फीमेल के साथ काम कर रही हूँ, Okay. और उसी का मैं बता रही थी कि एंटी एंजाइटी पिल्स हम थोड़ी कम कर पा रहे हैं, Wow. Okay. है ना? हाँ, तो माय पॉइंट इज ना, रूट कॉज पे काम करने के लिए पोष की कोई उम्र नहीं है, That's true. Yes. राइट? बिकॉज वो सिर्फ यही नहीं, हर जगह सपोर्ट करेगा। Right. ठीक है जी, परफेक्ट है जी, डन। कोई और क्वेश्चन किसी का है तो? मैम मैं पूछना चाह रहा था, उसका डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया था, तो उसे मेन मेडिसिन था उसका एक कॉग्निकेयर। ठीक है, तो कॉग्निकेयर था, हिमालय का मेंटेड था, एक फ्लोनिल था, और ये 3 4 मेडिसिन थे। तो सारे मेडिसिन तो बंद हो गए, सिर्फ उसका एक कॉग्निकेयर चल रहा है और फ्लोनिल चल रहा है। तो क्या इसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, पर कुछ भी ना बिना रिपोर्ट देखे कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ मैम, सही बात है कि वो। अगर जरूरत है, देखो, खाना भी ना दवाई हाँ जी मैम। है ना? तो वो भी बहुत ज्यादा हाँ जी नहीं खाना चाहिए। जी मैम, सही बात अगर है। भूख लगी है तो खाना ही खाना चाहिए। जी मैम, सही बात है। तो इसलिए मैं सबको, मतलब मेरा ये कंसिस्टेंट एडवाइस रहता है सबको, हाँ प्लीज जी हाँ जी। टेस्ट टेस्ट करिए पहले, देखिए क्या मैम है। ब्लड टेस्ट जो कराऊंगा, तो वन टाइम ब्लड कलेक्शन जो करने आएंगे उसी से हो जाएगा ना उसका? हाँ हाँ हाँ, ब्लड टेस्ट वन टाइम कलेक्शन से हो जाएगा। और अगर आप जी। बाकी दोनों टेस्ट भी कराएंगे ना, तो वो सेल्फ किट है जिसमें यूरिन और स्टूल देना होगा आपको। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो वो भी तो वो मतलब सिंपल है। यूरिन और स्टूल वाले भी टेस्ट करानी जरूरी है, या ब्लड टेस्ट से ही रिपोर्ट लगभग आ जाएगा? कराना चाहिए आपको, जरूर नहीं आएगा पूरा, अच्छा, पूरा नहीं आएगा? नहीं आपको, अच्छा। मतलब इन बच्चों में, बाकियों में मैं नहीं इंसिस्ट करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, जी। थोड़ा प्रॉब्लम कहीं पड़ा है, आप डायग्नोज ही नहीं कर रहे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतना जो मैंने लिखा है, इतना टेस्ट तो आपको करना ही चाहिए। किसी भी अच्छा ठीक है, तो पेरेंट फिर ने नहीं किया है तो वी शुड डू इट, बिकॉज हम इतना खर्चा कर रहे हैं, तो ये 30,000 का एक इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए, नहीं, सही बात है, ठीक है, वो करवा लूंगा मैं। है ना? और ये हाँ, HBO2 मैम, HBO2 क्या टेस्ट है क्या? ये मैं क्लियर नहीं हुआ नहीं मेरा। नहीं, ये थेरेपी है। थेरेपी है? हाँ, जैसे मैंने अभी पौशनी मैम को भी बताया ना, कि पहले हाँ आपके जी मैम। रिपोर्ट देखकर देखेंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ है, हम्म। वो थोड़ा सा सेट कर देंगे, फिर इसमें हाई डोज ऑक्सीजन देते हैं हम, एक चैम्बर में अच्छा। डाल के बच्चे को। हम्म। उससे क्या तो होता वो है? तो वो हाँ, बच्चा करवाएगा? तो बच्चे के साथ उसका पेरेंट भी जाता है अंदर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो पेरेंट को भी बच्चों के साथ बहुत जरूरत होती है इस टाइम पे डिस्ट्रेस करने की। हाँ जी मैम। तो ये इस फैसिलिटीज HBO2 को लेने के लिए तो फिर मुझे आना ही होगा ना गुड़गांव? हाँ, एचबॉट, ओजोन और सोना के लिए आना ही होगा, बट वो वर्थ भी होगा सर। अच्छा ठीक है मैम। तो ये कितना समय लगेगा मैम, अगर मैं गुड़गांव आता हूँ दो अपने हफ्ते, बच्चे को लेकर के? तो 2 हफ्ते। 2 हफ्ते ना? हाँ, ठीक है मैम, ठीक है, पहले मैं ब्लड टेस्ट करा लेता पहले हूँ। ब्लड टेस्ट कराइए, जब थेरेपीज का टाइम आएगा तो 2 हफ्ते के लिए आना पड़ता है आपको पहली बार में। ठीक है मैम। ठीक है, ओके जी, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी। प्लीज बस एक रिक्वेस्ट है, अपने ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, कोई Hi, और ma'am. को I पता। just want to ask one question, ma'am. My हाँ, daughter is 6 years old. We've been using FMC supplements almost 1.5 to 2 years. ठीक She है, improved a lot. Her understanding levels, everything improved, and she can communicate. She knows how to use the words, but she's not in between. She's using in between, and she's stopping, and she looks like she knows everything and she can pronounce everything, but she's not using the words to communicate. She's still showing sign languages, and she used to call me, and now nowadays she's not calling me. We have done the stem cell therapy, but her immune system is improved. I can see that the improvements with immune system. We were thinking that she can communicate. She's more and more stressed because she want to communicate, tell something at school, at home, but some people doesn't understand. I understand personally because I'm seeing her, but हाँ, because of that her aggression and anxiety is increasing from last month. Before she used to sleep normally, everything she does normally, like except speech.
Now her, she want to communicate, but the word is not coming out. अंडरस्टैंड तो ना, तो क्या हो रहा है, स्टेम सेल कितनी देर पहले हुआ है? November 8th we have done, ma'am, this month. Only 20 days back. राइट, तो मेरा मतलब है थोड़ी सी देर वेट करो, Okay. ठीक है? फिर एक बार एफएमसी में जो आपके डॉक्टर है, डॉक्टर अश्विनी है, Yes, ma'am. हाँ, डॉक्टर अश्विनी को एक मैसेज डालो कि दिस इज हाउ माय चाइल्ड इज बिहेविंग, Okay. ठीक है? उनका जवाब देखो, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। एंड Okay. हाँ, है ना? और अदरवाइज तो फिर एक बार रिपीट टेस्ट करना है हमको, और हमको देखना है, बट आई एम श्योर डॉक्टर अश्विनी बताएंगे। और डॉक्टर अश्विनी से पूछना कि क्या आपको एचबॉट वर्क हेल्प करेगा क्या, Okay, I will ask the doctor. बिकॉज And ma'am, peptides also will work for this kind of speech स्टेम delays only. सेल इट विल, बट स्टेम सेल के बाद ना Okay. एचबॉट विल वर्क बेटर। Which bot? Is it available nearby, ma'am? Where you located? आई एम इन गुड़गांव, बट एचबॉट बहुत जगह अवेलेबल है। आप मेरी टीम को कॉल करोगे, हम करा देंगे, अरे बता देंगे आपको कहाँ है। अदरवाइज हम- इसके लिए आना है आपको दिल्ली भी, तो नॉट अ बिग थिंग फॉर अ चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बट एक बार, है ना, पर एक बार आप डॉक्टर अश्विनी से पूछो कि मैंने डॉक्टर प्रीति का वेबिनार अटेंड किया था, मुझे लग रहा है कि स्टेम सेल के बाद एचबॉट करने से फायदा हो सकता है, क्या मैं Okay. के लिए करूं, क्या मैं दिल्ली जाऊं, क्या मैं कहीं और कर सकती हूँ? Okay. वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं वो, ठीक है? आप Okay. हाँ, कि क्या है आपको, एंड आप उनसे बात कर लेना, और कभी भी आपको मेरे से भी कुछ पूछना है तो डॉक्टर सिमरन से पूछ लेना। Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. ठीक है जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस?